हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएएस कीड़ा। तो आज हम लोग प्रीलिम्स क्विज़ 1 का सॉल्यूशन डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आपने अटेम्प्ट कर लिया है तो ये सॉल्यूशन आपके लिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी बनाएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जो क्विज़ हमने पोस्ट किया था अपने वेबसाइट पर उसका डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे। अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया है तो कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। तो जो फर्स्ट क्विज़ है उसको आप अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। तो अगर आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा तो ये जो सॉल्यूशन है आपको ज़्यादा बेनिफिट करेगा। तो चलिए अब हम लोग इसका डिटेल सॉल्यूशन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट विल फॉलो इफ़ अ मनी बिल इज सब्सटेंशियली अमेंडेड बाय राज्यसभा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन बेसिकली मनी बिल के बारे में बात कर रहा है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लोग मनी बिल्स का कुछ फीचर देख लेते हैं। तो मनी बिल जो है वो आर्टिकल 110 के अंदर डिफाइंड है, ठीक है। एंड इट इज़ कंसर्न विद द मैटर रिलेटेड टू टैक्सेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया और ऑल द मैटर्स विच आर मेंशन्ड इन आर्टिकल 110, ठीक है। तो तो जो भी आर्टिकल 110 के अंदर मेंशन्ड है तो उसी जो भी टॉपिक्स है, जो भी सब्जेक्ट्स हैं, उसी से रिलेटेड बिल जो होता है वो मनी बिल होता है। अगर अदर प्रोविजंस अगर इंक्लूड कर किए जाते हैं तो वो मनी बिल नहीं होगा, वो फिर फाइनेंस बिल या फिर ऑर्डिनरी बिल हो जाता है, ठीक है। अब ये देखिए कि जो मनी बिल का जो सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है कि इट कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा, राज्यसभा में इसे इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है। और इसे इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन नेसेसरी है, ठीक है। और ये भी है कि जो मनी बिल है वो बस एक मिनिस्टर ही इंट्रोड्यूस कर सकता है। अगर आप देखिएगा कि जो ऑर्डिनरी बिल होता है उसे जो मिनिस्टर भी इंट्रोड्यूस कर सकता है या फिर प्राइवेट मेंबर भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। प्राइवेट मेंबर वो मेंबर होते हैं जो मिनिस्टर नहीं है, दोज मेंबर्स विच आर नॉट पार्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। तो मनी बिल का ये इंपॉर्टेंट फीचर है कि सिर्फ और सिर्फ मिनिस्टर ही इंट्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। और जब भी मनी बिल को हम लोग लोकसभा से राज्यसभा में ट्रांसफ़र करते हैं, कि जैसे मान लीजिए कि कोई मनी बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ, वो पास हो गया, तो फिर वो राज्यसभा के पास आएगा, तो उसे स्पीकर जो है वो सर्टिफाई करता है कि यस इट इज़ अ मनी बिल, ठीक है। अब राज्यसभा क्या है कि मनी बिल के केस में राज्यसभा लोकसभा से कम पावरफुल है। राज्यसभा अमेंड नहीं कर सकता है मनी बिल को, रिजेक्ट भी नहीं कर सकता है, ठीक है। और राज्यसभा के पास बेसिकली 14 डेज टाइम होता है मनी बिल को डिस्कस करने के लिए। राज्यसभा कुछ अमेंडमेंट्स सजेस्ट कर सकता है लोकसभा को, एंड लोकसभा इज नॉट बाउंड टू फॉलो दोज अमेंडमेंट्स, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि मनी बिल के केस में राज्यसभा काफ़ी वीक है, काफ़ी वीकर पोजीशन पर है, ठीक है। जब अगर ये पास हो जाता है लोकसभा से, राज्यसभा से, तो ये फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है एसेंट के लिए। तो अब देखिए, जब भी वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा तो या तो प्रेसिडेंट उसे एक्सेप्ट करे या तो रिजेक्ट करे, प्रेसिडेंट रिटर्न नहीं कर सकता है। इन जनरल जो ऑर्डिनरी बिल होता है उसमें प्रेसिडेंट 3 एक्शन ले सकता है। या तो उसको एसेंट कर दे, मतलब कि अपना गो अहेड दे दे, फिर वो एक्ट बन जाएगा बिल, या तो फिर रिटर्न कर दे। रिटर्न करने के केस में क्या है कि वो फिर से लोकसभा में आएगा, और अगर वो फिर से पास हो जाता है सिंपल मेजॉरिटी से और राज्यसभा भी उसे पास कर देता है, तो वो फिर से जाएगा प्रेसिडेंट के पास। यहाँ पर प्रेसिडेंट इज बाउंड टू गिव एसेंट टू द बिल, ठीक है। नेक्स्ट केस में क्या है कि वो उसे रिजेक्ट कर सकता है, लेकिन तीसरा केस है कि रिजेक्ट कर सकता है, ठीक है। ये है 3 केस ऑर्डिनरी बिल के साथ। लेकिन मनी बिल के साथ क्या है कि या तो एक्सेप्ट करे या तो रिजेक्ट करे, रिटर्न नहीं कर सकता है। और अगर डेडलॉक हो गया, मान लीजिए कि 14 डेज में राज्यसभा ने कुछ अमेंडमेंट सजेस्ट किए, लोकसभा ने उन अमेंडमेंट्स को एक्सेप्ट नहीं किया, तो इन जनरल क्या होता है कि ऑर्डिनरी बिल में ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन होता है,
लेकिन इस केस में जॉइंट सीटिंग नहीं होगा, ठीक है, देयर इज नो प्रोविजन ऑफ जॉइंट सीटिंग। तो आई होप आप लोगों को जो मेजर पॉइंट्स है विथ रिस्पेक्ट टू मनी बिल क्लियर हो गया होगा। अब देखिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट ऑप्शन है लोकसभा में स्टिल प्रोसीड विद द बिल एक्सेप्टिंग और नॉट एक्सेप्टिंग द रिकमेंडेशन ऑफ द राज्यसभा। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, अभी हमने इसे डिस्कस किया। लोकसभा कैनॉट कंसीडर द बिल फर्दर, रॉन्ग। द लोकसभा मे सेंड द बिल टू द राज्यसभा फॉर ये भी रॉन्ग है। द प्रेसिडेंट मे कॉल अ ज्वाइंट सिटिंग, अभी हमने डिस्कस किया कि प्रेसिडेंट ज्वाइंट सिटिंग नहीं कर सकता है। तो इसमें जो हमारा है फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। हमारा सेकंड जो क्वेश्चन है वो है व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी डिसाइडेड बाय पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट और प्रेसिडेंट। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती में इवॉल्व किया था। तो बेसिक स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का जिसे पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकता है इन एनी सर्कमस्टांसेस। अब देखिए ऐसा है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने का। तो कुछ प्रोविज़न सिंपल मेजॉरिटी से हो जाते हैं, कुछ प्रोविज़न के लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए और कुछ प्रोविज़न के लिए स्पेशल मेजॉरिटी प्लस कंसेंट ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट, ठीक है, ये चाहिए। तो 3 तरीकों से कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है। जैसे कि जीएसटी बिल लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ा, उसी तरह से कुछ भी अगर हम लोग प्रोविज़न में चेंज करते हैं तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना होता है। लेकिन केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया उसमें ये बोला गया कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या है, इसे भी सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया है। ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, किसी लॉ के थ्रू बनाया नहीं गया है, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिकली मेंशन्ड है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है और ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ही बार में जैसे केशवानंद भारती में ही बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन कर दिया। ये फ्रॉम टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू नीड और जो भी विजडम है जजेस का उसके हिसाब से बेसिक स्ट्रक्चर इवॉल्व होता गया है। तो इसमें जैसे आ गया कि सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेकुलर कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेपरेशन ऑफ पावर, फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारा चीज़ है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी ये सारे बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट हैं, ठीक है। अब जैसे देखिए क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने आर.एस. बोमई केस में ये बोला कि सेकुलर कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेकुलरिज्म इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर ये कोई गवर्नमेंट अमेंड करना चाहे, अगर कल को ऐसा अमेंडमेंट लाया जाए कि नाउ अब हम लोग क्या करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन को सेकुलर नहीं रखेंगे, उसे किसी पर्टिकुलर रिलीजन के हिसाब से हम ये कर देंगे कि जो ऑफिशियल रिलीजन है इंडिया का वो दिस और दैट रिलीजन है, तो ये सुप्रीम कोर्ट ये वैलिड नहीं होगा और सुप्रीम कोर्ट इसे स्ट्रक डाउन कर देगा क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज करने की कोशिश है, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर का आखिर इवोल्यूशन कैसे हुआ। तो इसमें हम लोग को 3 केसेस देखने हैं, ठीक है। एक है आपका शंकरी प्रसाद केस, ठीक है, ये स्टार्टिंग ये 1950s में आया था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि पार्लियामेंट हैज़ एब्सोल्यूट पावर टू अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स। फिर उसके बाद गोलकनाथ केस आया। तो गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने शंकरी प्रसाद केस में जो जजमेंट दिया था उसको अल्टर कर दिया और ये बोला कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो सैक्रोसेंट है और पार्लियामेंट उसे अमेंड नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इस जजमेंट को नलीफाई करने के लिए 24th और 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा। फिर उसके बाद केशवानंद भारती केस आया। तो एक सेपरेट वीडियो में हम लोग केशवानंद भारती केस को डिस्कस करेंगे और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इवॉल्व किया जिसके हिसाब से पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट द बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। इस केस में ऐसा हुआ था कि केशवानंद भारती जो है वो केस हार गए थे, लेकिन ऐसा बोला गया है और ऐसा बोला जाता है कि दो केशवानंद भारती
लॉस्ट इज केस बट कॉन्स्टिट्यूशन वन। ऐसा इसलिए क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर इसमें इवॉल्व हुआ। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें कुछ भी एडिशन सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ से इसलिए जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ओनली 2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। स्पीकर चेयरमैन हैज द पावर टू डिस्क्वालीफाई अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इफ ही हैज ऑक्यूपाइड द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है क्या। तो कॉन्स्टिट्यूशन 102 और 191 इन आर्टिकल्स में ये बोलता है कि कोई भी एमपी और एमएलए वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर सकता है। अगर वो होल्ड करता है देन ही विल बी डिबार्ड, ही विल बी बेसिकली डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम बीइंग एन एमपी और एन एमएलए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मेंशन करता है, इसको कभी डिफाइन नहीं किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं लिखा हुआ है कि आखिर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है क्या। दिस टास्क हैज बीन लेफ्ट टू जुडिशियरी एंड लेजिस्लेचर, ठीक है। अब देखिए ऐसा क्या है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में इतना बड़ा मतलब हार्श चीज क्यों लिखा हुआ है। ये बेसिकली ऑफिस ऑफ प्रॉफिट सेपरेशन ऑफ पावर को वायलेट करता है। अब देखिए कि अगर कोई एमपी है, ठीक है, अगर वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट भी होल्ड करता है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बेसिकली एक ऐसा ऑफिस होता है जो कि एग्जीक्यूटिव के अंदर होता है, गवर्नमेंट के अंदर होता है। और अगर एमपी उसे होल्ड करता है तो क्या है कि वो दो रोल प्ले कर रहा है, एज ए लेजिस्लेचर और एज ए एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। अब बीइंग अ लेजिस्लेचर एमपी का क्या काम है कि वो एग्जीक्यूटिव को पार्लियामेंट में उसको अकाउंटेबल करे, ठीक है। लेकिन अगर वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है अंडर एग्जीक्यूटिव तो वो गवर्नमेंट को अकाउंटेबल नहीं कर पाएगा, ठीक है। वो कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है क्योंकि वो इटसेल्फ ही इज ए पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। तो ऐसा होने से क्या होगा कि जो पार्लियामेंट या फिर जो लेजिस्लेचर का जो रोल है टू होल्ड द एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल ये वीक हो जाएगा। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि कोई भी लेजिस्लेचर वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर सकता है। लेकिन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का यहाँ पर नीड ही क्यों आया। ऐसा इसलिए है कि देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इसको लिमिट किया गया है। वो क्या है 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेचर, ठीक है। तो अब क्या है कि कुछ जो एमपी होंगे एमएलए होंगे वो डिससेटिस्फाइड होंगे कि मुझे मिनिस्टर चाहिए, मुझे पोस्ट चाहिए, मिनिस्ट्रियल पोस्ट, मुझे मंत्री बना दो। तो अब क्या है कि अब सारे लोग तो मंत्री बन नहीं सकते हैं। तो इसलिए बहुत बार क्या होता है कि गवर्नमेंट कुछ स्पेसिफिक पोस्ट क्रिएट करती है, ठीक है। जैसे कि कुछ नया मान लीजिए कि नीति आयोग का ही नीति आयोग टाइप का कोई अलग से बॉडी बना दिया, या फिर कोई किसी भी कॉरपोरेशन का एक अलग से एग्जीक्यूटिव पोस्ट उसमें, जैसे मान लीजिए कि एलआईसी में ही कुछ एक नया एग्जीक्यूटिव पोस्ट क्रिएट करके और किसी एमपी को वहाँ पर एज ए उसका चेयरमैन उसको दे दिया, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो रूलिंग पार्टी है उसको मतलब वो जो भी एमपी है एमएलए है उसको खुश कर देगा कि हाँ चलो भाई अब तुमको एक पोस्ट मिल चुका है, ठीक है। तो ऐसा इसलिए बेसिकली ये 15% वाला जो क्लॉज है ये बेसिकली एंटी डिफेक्शन लॉ से ये आया है, तो उसको ये इवेड करता है, ठीक है ना। तो इसीलिए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आया था। अभी आपने ये कुछ साल पहले ये एक केस था कि इलेक्शन कमीशन ने रिकमेंड किया था प्रेसिडेंट को कि अराउंड 20 से ज़्यादा जो दिल्ली के जो एमएलए हैं उनको डिबार कर दिया जाए बिकॉज दे आर होल्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। अब देखिए तो अब ये है कि चलो ठीक है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अगर वो होल्ड करते हैं तो उन्हें डिबार कर दिया जाएगा, लेकिन ये करेगा कौन? तो ये करता है प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ इलेक्शन कमीशन, ठीक है। और ये जो एडवाइस होता है वो बाइंडिंग होता है, ठीक है। एक बात और कि
सुप्रीम कोर्ट ने टाइम टू टाइम गाइडलाइंस दिए हैं और ये फाइनली जो गाइडलाइन इवॉल्व हुआ है ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि कोई भी अगर ऑफिस है वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर आता है कि नहीं, ठीक है। तो उसमें कुछ कुछ गाइडलाइंस है, जैसे वेदर द गवर्नमेंट इज द अपॉइंटिंग अथॉरिटी, वेदर द गवर्नमेंट हैज द पावर टू टर्मिनेट द अपॉइंटमेंट, वेदर द गवर्नमेंट डिटरमाइन द रिम्यूनरेशन, व्हाट इज द सोर्स ऑफ रिम्यूनरेशन, और द पावर कम्स विद द पोजीशन, ठीक है। कि अब कोई ऑफिस है, अगर वो गवर्नमेंट अपॉइंट कर रहा है, गवर्नमेंट रिमूव कर रही है, गवर्नमेंट कितना सैलरी हो रहा है वो डिसाइड कर रही है, उसका पावर क्या है, तो ये सब फैक्टर को कंसिडर करके ये बताया जा सकता है कि वेदर अ पर्टिकुलर ऑफिस कम्स अंडर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और नॉट, ठीक है। तो ये बेसिकली इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है। अगर ऐसा पाया गया कि ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है और कोई अगर एमपी एमएलए उसको होल्ड करता है तो इलेक्शन कमीशन प्रेसिडेंट को रिकमेंड करेगा कि आप उस एमपी और एमएलए को डिस्क्वालीफाई कर दीजिए, ठीक है। ऐसा केस हुआ था, जया बच्चन केस हुआ था, ठीक है। जया बच्चन केस में क्या हुआ था कि अराउंड ये 2010 के अराउंड का ये इंसिडेंट है, और जिसमें ये यूपी में एक फिल्म बोर्ड बना हुआ था, कुछ एक सोसाइटी बनी थी जिसको उस समय एसपी की सपा की गवर्नमेंट थी और उन्होंने जया बच्चन को उसका हेड बनाया था। तो सुप्रीम कोर्ट को ये लगा कि दिस ऑफिस कम्स अंडर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, और उस समय जो प्रेसिडेंट थे डॉक्टर कलाम थे, तो उन्होंने जया बच्चन को डिस्क्वालीफाई कर दिया था फ्रॉम बीइंग एन एमपी ऑन द एडवाइस ऑफ इलेक्शन कमीशन। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन था इसमें क्या था कि कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस, नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन नहीं करता, इसलिए स्टेटमेंट गलत है। स्पीकर चेयरमैन हैज़ द पावर टू डिस्क्वालीफाई अ मेंबर इफ ही और सी ऑक्युपाइज ऑफिस, ये गलत है। यहाँ पर क्या है, प्रेसिडेंट, तो यहाँ जो आंसर हो जाएगा नन, तो कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ही इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बट बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा he withdraws his salary as chairman of Rajya Sabha and not being vice president of India। तो इसमें क्या है कि ये स्टेटमेंट गलत है और ये स्टेटमेंट सही है। वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, वो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होता है लेकिन वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है, इसलिए जब भी वोटिंग होती है तो उसमें वाइस प्रेसिडेंट वोट नहीं करता है, और जब ज्वाइंट सिटिंग होगा तो उसमें वाइस प्रेसिडेंट उसको प्रिसाइड भी नहीं करता है और उसमें पार्टिसिपेट भी नहीं करता है। अब वो जो सैलरी ड्रॉ करता है एज ए चेयरमैन ऑफ राज्यसभा ड्रॉ करता है, ना कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। इस स्टेटमेंट को आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत सारे लोग गलत कर देते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा और ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम? हार्मनी बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, नॉन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, सेपरेशन ऑफ पावर। सेकेंड स्टेटमेंट तो गलत है, ये क्या है, ये रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कैसे है कि जो भी एग्जीक्यूटिव होते हैं वो लेजिस्लेचर से ही डिराइव होते हैं। जैसे इंडिया में क्या है कि जो मिनिस्टर वही बनता है जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, और अगर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है फिर भी अगर मिनिस्टर बनता है सेंट्रल गवर्नमेंट में तो उसे 6 महीने के अंदर मिनिस्टर बनना पड़ता है। और इसलिए क्या है कि जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो पार्लियामेंट में रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द एक्ट दे डू। इसलिए जो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो पास होता है, जब भी कभी कभी अपोजिशन लेके आती है, तो वो बेसिकली यही चीज़ होता है कि वो रिस्पॉन्सिबल है, तो अगर वो अपना काम सही से नहीं कर रहे हैं, अगर पार्लियामेंट को ऐसा लगता है और नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास होता है तो गवर्नमेंट को रिज़ाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब कुछ और देख लेते हैं कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का क्या क्या फीचर्स है। प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हो गया आपका प्रेसिडेंट और रियल एग्जीक्यूटिव हो गया आपका प्राइम मिनिस्टर विथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मेजॉरिटी पार्टी रूल, इसमें कुछ है नहीं। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, अभी जो आप मैंने बताया कि यही है, ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ही आता है। अगर एक मिनिस्टर के अगेंस्ट भी कुछ एक्शन लिया जाता है तो ये क्या होता है कि ये जो सिचुएशन बन जाएगा, फिर वो अगर वो पार्लियामेंट एक्शन ले लेती है
कि जैसे सेंसर मोशन पास कर दिया गया तो एक फर्टाइल ग्राउंड हो जाएगा कि आप नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करा के सरकार को गिराते हैं, ठीक है। मेंबर्स ऑफ मिनिस्टर इन द लेजिस्लेचर, मेंबरशिप ऑफ द मिनिस्टर्स इन द लेजिस्लेचर, ये तो मैंने अभी डिस्कस कर दिया। लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर, ठीक है। डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस और सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है। अब इसमें से देखिएगा कि ये जो है सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, ये चला गया, ये चला गया, ये चला गया, ठीक है, बचा वन। तो वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। हार्मनी बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, ये सही है क्योंकि अब एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर का पार्ट ही है तो हार्मनी रहेगा ही रहेगा। अब इन जनरल ऐसा होता है कि जो भी गवर्नमेंट चाहती है एटलीस्ट लोकसभा में पास करा देती है, क्योंकि मेजोरिटी पार्टी रूल होता है लोकसभा में, जिसकी सबसे ज़्यादा सीटें होती है वही सरकार बनाता है, ठीक है। तीसरा जो स्टेटमेंट है सेपरेशन ऑफ पावर, ये थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर इज ऑल्सो द बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज ऑल्सो बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ऐसा इसलिए हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को लगेगा कि सेपरेशन ऑफ पावर जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का पार्ट है, ठीक है, लेकिन ऐसा है नहीं। यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर से ये मतलब है कि स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर, मतलब कि यहाँ पर आपका एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर में कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है कि एग्जीक्यूटिव इज अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, ठीक है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ऐसा होता है कि प्रेसिडेंट जो है, जैसे यूएस में है, यूएस में क्या है कि प्रेसिडेंट और लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, दोनों अलग अलग है। लेजिस्लेचर सीनेट जो है वहाँ का, या फिर जो कांग्रेस है, वो नो कॉन्फिडेंस मोशन ऐसा कुछ है नहीं। जो प्रेसिडेंट है वो अपने जो मिनिस्टर्स हैं वो खुद ही अपॉइंट करता है। दे नीड नॉट टू बी द पार्ट ऑफ यूएस पार्लियामेंट और यूएस सीनेट और यूएस कांग्रेस, वट एवर यू लाइक यू कैन से। सो यहाँ क्या है कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें क्या है कि वी हैव वीक सेपरेशन ऑफ पावर। यहाँ क्या है कि सेपरेशन ऑफ पावर विथ चेक्स एंड बैलेंसेस है। तो आप तो ये इसलिए थर्ड स्टेटमेंट नहीं होगा। फिर भी कुछ लोगों को लगता है कि होना चाहिए, तो देन जो क्वेश्चन है वो कंट्रोवर्शियल हो जाता है एंड अल्टीमेटली वी हैव टू रिलाई ऑन द की ऑफ यूपीएससी। अगर आपके ऑप्शन में 1 और 3 अगर है तो आप उसे लगा सकते हैं, अगर नहीं है तो बेटर टू गो विथ ओनली वन, दैट इज़ हार्मनी बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। तो इस वीडियो में इतना ही, और हमने 5 क्वेश्चंस आज डिस्कस किए हैं। तो आगे हम लोग जो भी है ऐसा क्वेश्चंस और डिस्कस करते रहेंगे, जिससे कि आपका जो प्रीलिम्स जो भी होने वाला है वो पूरा का पूरा जो भी मेजर टॉपिक्स हैं वो रिवाइज हो जाए। तो आप कमेंट बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, आप उसको क्वेश्चंस को खुद से अटेम्प्ट कर लीजिए, और डेली बेसिस पर हम ऐसा क्विज लाते रहेंगे। और ये एक अच्छा एक्सरसाइज हो जाएगा, आपको 2 से 3 मिनट लगेगा 5 क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो इससे आप काफ़ी गेन कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।